काला जादू एक ऐसा शैतानी अमल है जो कि ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को तबाह करता है बल्कि उनकी जान भी ले सकता है। ऐसी ही एक औरत जिसने बदले की आग में अपने गांव की औरतों पे काला जादू किया, जिनकी मौत देखकर गांव के सभी लोगों की रूह कांप गई। तो ऐसी ही एक मूवी की स्टोरी जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम दी कोफ्स वॉशर है और ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इस मूवी के आगाज़ में हमें एक माँ और बेटी दिखाई जाती है। माँ का नाम सिति और बेटी का नाम लीला था। ये दोनों माँ बेटी कोफ्स वॉशर थी। मतलब अगर गांव में किसी की मौत हो जाए तो ये मैयत को गुस्ल देने का काम करती थी। शुरू में ये एक औरत की डेड बॉडी को गुस्ल दे रही होती है, जिसके जिस्म पे बहुत सारे कट्स और जख्मों के निशान थे और उसकी एक आंख भी पूरी तरह जख्मी थी। ये हालत देखकर माँ और बेटी खामोशी से अपना काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था। गुस्ल के दौरान वो देखते हैं कि लाश की आंख अचानक से खुल जाती है। ये देखते ही वो डर जाती हैं और वहाँ से सीन कट हो जाता है। उस वाक़े के कुछ वक्त बाद कहानी गांव में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर मिसेस इदा के बेटे की छोटी सी पार्टी रखी हुई होती है। पार्टी में सभी लोग मजे कर रहे होते हैं, मगर मिसेस इदा बहुत परेशान लगती हैं। पार्टी के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सिति और मिसेस इदा पुरानी दोस्त हैं। पार्टी के इस सीन में हमें मिसेस इदा के और भी करीबी दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनका नाम टेरी, एना और टूटी होता है। ये सब दोस्त आपस में बहुत क्लोज होती हैं और इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि इन सभी दोस्तों ने किसी वजह से अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया था, सिवाय एक दोस्त के जिसका नाम टेरी था, जिसने अभी तक शादी नहीं की थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सिति का एक बेटा भी है, जिसका नाम आरिफ है। आरिफ कोई फुल टाइम जॉब नहीं करता, लेकिन गांव के लोगों के घरों की मरम्मत करके थोड़ा पैसा कमा लेता है। आरिफ अपना ज्यादातर वक्त अकेला गुजारता है, मगर उसकी एक करीबी दोस्त है जिसका नाम रिका था। रिका अभी कुछ वक्त पहले ही इस गाँव में आई थी और उसने एक घर रेंट पे लिया था, जिसकी मरम्मत का काम आरिफ ही कर रहा था। रिका वो इंसान थी जिसे आरिफ अपनी सारी बातें और ख्यालात शेयर करता था। कहानी और भी गहराई में चल जाती है जब एक रात सिति अपने घर में नमाज पढ़ रही होती है। नमाज के दौरान उसे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके करीब हो और उसके साथ साथ नमाज में शामिल हो। सिति की तवज्जो पूरी तरह नमाज में ही होती है, लेकिन उसे अपने पीछे से लगातार किसी डिमोनिक एंटिटी की मौजूदगी का एहसास हो रहा होता है और उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है। सिति ने नमाज को मुकम्मल किया और जब उसने अपने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, तो उसने इस चीज को अपना वहम समझा और इस बारे में मजीद नहीं सोचा। कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है और हमें मालूम होता है कि सिति की बेटी लीला असल में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन लीला अपनी बेटी को जोर देती थी कि वो भी उसकी तरह कोफ्स वॉशर बने। सिति की माँ भी इसी काम में थी और वो चाहती थी ये रवायात अगली नस्ल तक बरकरार रहें। लीला इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो इस रवायात में मजबूरन शामिल तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक दुख भी था कि अब वो कभी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। इसी दौरान गांव में ऐलान होता है कि मिसेस इदा का इंतकाल हो गया है। ये सुनते ही सिति फौरन से उसके घर जाती है और बाहर बारिश भी बहुत तेज होना शुरू हो जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे घर में एक ऐसी चीज नजर आती है जो उसके होश उड़ा देती है। मिसेस इदा को घर में एक अजीब तरीके से मरे हुए दिखाया गया था। उनकी लाश एक खतरनाक तरीके से पड़ी हुई थी, जिसको देखकर ये साफ लगता था ये नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। गाँव के लोग इस मंजर को देखकर आपस में बातें कर रहे थे और उनका भी यही ख्याल था कि ये कोई नॉर्मल मौत का सबब नहीं हो सकता, बल्कि कुछ और ही है जो कि इनकी समझ से भी बाहर है। दूसरी तरफ लीला जब घर में अकेली थी, उसको छत के ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज इतनी वाजिया थी कि उसे ऐसा लगता था जैसे उसके घर की छत पर कोई चढ़ा हुआ हो। लीला ने जब उठ के देखना चाहा तो आवाज अचानक से बंद हो गई, लेकिन जैसे ही वो वापस बिस्तर में आके लेटी तो एकदम से उसकी छत का एक हिस्सा ऊपर से टूटकर नीचे गिर जाता है। उस हिस्से से पानी लीक होना शुरू हो जाता है, जो एक अजीब और खौफनाक मंजर होता है। ये देखकर आरिफ, जो पहले ही घर के आसपास था, घर की छत पर चढ़ जाता है। आरिफ बारिश में ही घर की छत को ठीक कर रहा होता है तो वो देखता है कि अब उसकी माँ भी वहाँ से वापस आ गई है और उनकी ऐसी हालत है जैसे वो बीमार पड़ चुकी हों, क्योंकि वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। घर पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद सिति ने मिस्टर इदा के खून से बढ़े हुए कपड़ों को जला दिया। वो लीला को भी यही बात समझाया करती थी कि मरने वालों के कपड़ों को जला देना चाहिए, बजाय इसकी कि इनकी तफ्तीश की जाए। सिति के कहने पर लीला उन कपड़ों को जलाने लगती है। जब वो उन कपड़ों को जला रही होती है तो उसको उन कपड़ों में से एक तस्वीर मिलती है, जिस तस्वीर में उसकी माँ भी शामिल थी। और इतने में ही जब सिति घर के अंदर जा रही होती है तो उसे शीशे में उसकी शक्ल की एक चुड़ैल नजर आती है, जो उसकी तरफ देखकर चिल्ला रही होती है। सिति ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी नजर शीशे से हटाकर जब दोबारा शीशे को देखती है तो अब वो चीज वहां नहीं होती। सिति ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो इस बात के बारे में किसी से जिक्र नहीं करती, जैसे कि ये सब जानती हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उस रात जब सिति लीला के साथ सो रही होती है तो उसे एक अजीब सी परछाई नजर आती है। वो परछाई घर के अंदर छत पर थी। उस परछाई को देखकर सिति का चेहरा घबराहट से बढ़ जाता है। सिति का दिल तेज धड़कना शुरू हो जाता है और उसे ऐसा लगता है
कि कुछ बहुत खौफनाक होने वाला है। वो कुछ कहने या करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो अपने आप को डर से कांपता महसूस करती है। उस वक्त सीन कट हो जाता है। अगला सीन शुरू होता है जब लिली की आंख खुलती है। वो अपने बिस्तर के पास अपनी माँ को जब देखती है, वो खून से लथपथ थी और मरी हुई थी। ये मंजर देख के लीला का दिल थम जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, जिसको सुनकर उसका भाई आरिफ भी वहां आ गया था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखने के बाद वो दोनों बहुत सदमे में आ गए। उन दोनों को ये लगा कि अपनी दोस्त की मौत के बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। वो बहुत परेशान होने लगी थी, जिसका असर उनकी दिमाग की नस पर पड़ा और शायद उसी वजह से उनकी मौत हो गई। इस सीन के बाद जब लीला अपनी माँ को गुस्ल दे रही होती है तो उसकी माँ की आंखें जो पहले एकदम बंद थी अचानक से खुल गई। लीला ये देख के हैरान हो गई। फिर उसने रोते हुए कुरान के आयत पढ़कर अपनी माँ की आंखों को बंद किया तो वो बंद हो गई। फिर बॉडी को अच्छे से वॉश करने के बाद लीला नोटिस करती है कि उनके मुंह के अंदर एक नुकीला लोहे का टुकड़ा था जो फेंस की तरह का लग रहा था। लीला वो देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो इस चीज का जिक्र किसी के साथ भी नहीं करती और इसके बाद वो सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीला ने वो बेडशीट जिस पर उसकी माँ का खून लगा हुआ था वो जलाई नहीं होती और वो उस पर लेटी हुई थी। तभी उसकी माँ की बाकी दोस्तें आती हैं और वो लीला को ऐसे खून से बड़ी हुई चादर पर लेटे हुए देखकर बातें करने लगती हैं। कहती हैं कि सिटी की मौत किसी कर्ज की वजह से हुई है। बहरहाल उस शाम सभी गांव वाले मस्जिद में इकट्ठे होते हैं और सब लोग वहां बैठकर दुआ कर रहे होते हैं। तभी लीला को मस्जिद में अपनी माँ और मिसेस इदा, जिनकी कुछ दिन पहले मौत हुई थी, उनकी शक्लों में डिमोनिक एंटिटी नजर आती है। वो एंटिटीज मुसलसल लीला की तरफ देख रही थी। फिर लीला को उसी जगह ऐना की शक्ल की डिमोनिक एंटिटी नजर आती है, लेकिन ऐना उस वक्त जिंदा थी और वो लीला के सामने ही बैठी थी। लीला ये देखकर हैरान हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद जब लीला मस्जिद से वापस घर जा रही होती है तो अब लीला को घर में भी डिमोनिक एंटिटी नजर आने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस जगह उसकी माँ नमाज पढ़ती थी। वहां अब उसे उसी जगह कोई नमाज पढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन जब वो आगे देखने के लिए बढ़ती है तो उसके पाँव में लोहे का एक टुकड़ा चुभता है। देखने में ये वैसा ही लोहे का टुकड़ा था जो उसकी माँ के मुंह में था। फिर जब लीला ने उस लोहे के टुकड़े को अपने पाँव से निकाला और देखने के लिए दोबारा आगे गई तो वहां अब कोई भी नहीं था। इस सब के दूसरी तरफ सिटी की दोस्त ऐना अपने बेटे के साथ घर में होती है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे से दूसरी तरफ उनको कोई देख रहा हो, तो वो बिना कुछ कहे अपने बेटे के साथ बात करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। तो अचानक उनके घर की जो अलमारी थी वो खुद ब खुद खुल जाती है। ये देखकर ऐना बहुत हैरान हो जाती है। तो वो जैसे ही अलमारी को बंद करने के लिए आगे जाती है तो वो अलमारी ऐना के वहां पहुंचने से पहले ही जोर से बंद हो जाती है। ऐना ये देखकर बहुत डर जाती है। वो अलमारी को दोबारा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो नहीं खुलती। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी चीज ने उसको जोर से पकड़कर रखा है। फिर थोड़ी कोशिश के बाद जब अलमारी खुल जाती है तो वहां से दो हाथ निकलकर ऐना के गले को जोर से दबाने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐना तड़पने लगती है। इससे पहले कि ऐना का बेटा कुछ कर पाता, ऐना की मौत हो जाती है। अब देखा जाए तो इस गांव में 3 औरतों की मौतें एक के बाद एक हुई थी और ये तीनों औरतें एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। इस सिलसिले में अब पुलिस भी इस मैटर में इन्वॉल्व होने लगी थी और इंस्पेक्टर दर्जात ने फैसला किया कि वो ऐना की डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा ताकि ये पता लग सके मौत किस वजह से हुई। लेकिन ऐना के बेटे का कहना था वो अपनी माँ की डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाएगा, बल्कि उसे लीला से वॉश करवाकर दफना दिया जाएगा, क्योंकि उस डेड बॉडी की हालत बहुत खौफनाक और खराब थी, जिसकी वजह से उसने ये ठीक समझा कि ज्यादा तफ्तीश न करते हुए उसे आखिरी आराम दिया जाए। दूसरी तरफ लीला को अपने बिस्तर के पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि मेरी मदद करो, मुझ पर मेहरबानी करो, मेरी मदद करो। उस आवाज के साथ लीला को ऐना की शक्ल की एक डिमोनिक एंटिटी नजर आने लगती है जो उसे मदद मांग रही होती है। इस सारे सीन के चलते हुए जब लीला घबराहट में थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब अचानक से दरवाजा नॉक होता है। लीला दरवाजा खोलती है और वहाँ ऐना का बेटा खड़ा हुआ होता है। वो लीला को सारी बात बताता है और उसकी ये बात सुनकर लीला को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। पहले तो लीला ऐना की मैयत को गुस्ल देने से मना कर देती है, लेकिन फिर आरिफ के कहने पर लीला ऐना की मैयत को गुस्ल देने चली जाती है। जब लीला ऐना को गुस्ल दे रही थी तो गुस्ल देते वक्त ऐना की मैयत अचानक से बैठ गई, जिसे देखकर लीला का डर से बुरा हाल हो गया था। फिर ऐना की मैयत ने अपने पेट की तरफ इशारा किया जैसे वो कुछ दिखाना चाह रही हो। तो जब लीला कांपते हाथों से उसके पेट की तरफ देखती है तो उसे वहाँ वही लोहे की नुकीली तार मिलती है जो फेंस की तरह की थी, बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसे अपनी माँ के मुंह के अंदर से मिली थी। इस चीज को देखकर लीला को समझ आ गया था कि इन मौतों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। इसीलिए लीला अगले दिन ऐना के बेटे से मिलने के लिए उसके घर चली गई। वहाँ उसका बेटा लीला को बताता है कि उसकी माँ ऐना मरने से पहले नूर का नाम ले रही थी। उसके साथ ही उसके बेटे ने लीला को तस्वीर भी दिखाई
जिसमें सारी दोस्तें थी और उसमें नूर भी शामिल थी। फिर उसी रात लीला तफ्तीश के लिए मिसेस ईदा की कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान जाती है। जब वो कब्र खोलकर देखती है तो मिसेस ईदा के पाँव में लोहे का टुकड़ा था। जैसे ही लीला उस टुकड़े को निकालती है तो उसे अपने आसपास कफन में लिपटे हुए लाशें नजर आती हैं जो उसके इर्द गिर्द थी और लीला को ऐसा महसूस होता है जैसे वो उस पर हमला करने लगी हो। तो लीला जोर से चिल्लाती है। ये सब कुछ देखकर लीला बिना मिसेस ईदा की लाश को दफन किए कब्रिस्तान से भाग जाती है। अगले दिन जब लीला सो के उठी तो पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि किसी ने मिसेस ईदा की कब्र को छेड़ा है और गांव के सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। वो पता लगाना चाहते थे ये किसने किया। और दूसरी तरफ लीला जो कि तफ्तीश के लिए अब मिसेस ईदा के घर चली गई थी, वहाँ जाकर वो एल्बम से नूर की और भी तस्वीरें ढूंढने लगती है। इस दौरान सीती की दोस्त टूटी वहाँ आती है तो फिर लीला टूटी से नूर के बारे में पूछती है। टूटी गुस्से में बोलने लगती है कि नूर एक चुड़ैल थी और इसके बाद अपने मुंह को नोचने लगती है और अपने आप को बुरी तरह जख्मी कर लेती है। ये देखकर लीला बहुत घबरा जाती है। फिर अचानक से एकदम सब कुछ उसकी आंखों से गायब हो जाता है। इतनी ही देर में टूटी लीला के पीछे होती है, उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। लीला ये देखकर हैरान हो जाती है और उसको तब समझ आता है कि जिसको वो पहले टूटी समझ रही थी वो बस एक छिलावा था, क्योंकि असल में टूटी तो बाद में आई थी। जब लीला घर पहुंची तो आरिफ को उसका वो सामान मिल गया जो लैला ने कब्र खोदने के लिए इस्तेमाल किया था। ये देखकर आरिफ को अंदाजा हो गया कि मिसेस ईदा की कब्र लीला नहीं खोदी थी। उसके बाद आरिफ लीला को समझाने लगता है कि वो जो कर रही है वो गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर लीला ने लोहे की नुकीली तार दिखाते हुए कहा कि इन सब मौतों के पीछे कोई कर्ज है। फिर लीला ने आरिफ को सब कुछ बताया कि उसने ये तार कहाँ कहाँ देखी और किस तरह यह हर मौत के साथ जुड़ी हुई लगती है। आरिफ लीला की ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। इसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि लीला और आरिफ की ये सारी बातें सीती की दोस्त टैरी चुपके से खिड़की के पीछे से सुन रही थी। थोड़ी ही देर में टैरी ये सारी बात गांव के लोग तक पहुंचा देती है और देखते ही देखते ये सारी अफवाह फैल जाती है कि गांव की औरतें किसी बद्दुआ या कर्ज की वजह से मर रही हैं। लोगों के दिल में खौफ और बेचैनी भर जाती है और हर कोई अपने अपने तरीके से इस कर्ज के बारे में सोचने लगता है। गांव की सारी औरतें जब आपस में बैठकर बातें करने लगती हैं तो वो एक पुरानी कहानी याद करने लगती हैं। वो कहती हैं कि बहुत सालों पहले गांव में एक लड़की थी जिसका नाम नूर था। नूर के बारे में कहा जाता था कि वो दूसरों के मर्दों को अपने हुस्न की तरफ माइल कर लेती थी। उसकी वजह से गांव की कई औरतों के शोहर उनसे दूर हो गए, जिस पर रीका उन औरतों को देखती है और ठंडे लहजे में कहती है, शोहर जब अपनी बीवी से बेवफाई करे तो सजा सिर्फ उस शोहर को मिलनी चाहिए, ना कि उस दूसरी औरत को। रीका के ये कहने के बाद सब औरतें एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती हैं और उसकी तरफ घूरती रहती हैं और उसके बाद सीन कट हो जाता है। और अगले सीन में लीला टैडी के घर जाकर गुस्से में कहती है, तुम ये कर्ज वाली बात पूरे गांव में नहीं फैला सकती हो, क्योंकि इससे सिर्फ औरतों को नुकसान ही होगा। ये बात सुनकर टैडी लीला पर गुस्सा हो जाती है। तब पुलिस इंस्पेक्टर दरजात उनको रोकता है और बताता है कि नूर काफी साल पहले इस गांव में रहती थी और उसकी एक बेटी भी थी। नूर तो कब की मर चुकी है और अब उसकी बेटी की उम्र तकरीबन लीला के जितनी होगी। वो ये भी कहता है कि इन औरतों के कत्ल में नूर का नाम बिला वजह न घसीटा जाए। उसके बाद इंस्पेक्टर दरजात लीला से कहता है कि अगर तुम्हारे पास इन कत्लों के बारे में कोई भी मालूमात हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब लीला टैडी के पास जाती है तो वो अंदर पोजेस्ड होती है। उसके अंदर कभी नूर की शक्ल की डिमोनिक एंट्री आती है और कभी उन औरतों की जो मर चुकी हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि टैरी के जिस्म में सब डिमोनिक एंटिटी कब्जा कर चुकी हैं। कभी नूर की शक्ल की एंटिटी कहती कि गांव की सारी औरतों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और कभी वहां दूसरी एंटिटीज नूर को अभी भी ब्लेम कर रही थी कि उसने हमारे साथ बहुत गलत किया था, हमारे मर्दों को अपनी तरफ माइल किया था। ये सीन कुछ देर तक चलता है। उसके बाद टैरी फिर दोबारा होश में आ जाती है। बहरहाल अगले सीन में जब लीला घर में बैठी होती है तो आरिफ वहाँ उसके पास आता है और देखता है कि लीला इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही थी। वो कहने लगता है कि छोड़ो ये चीजें, कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। जिस पर लीला कहने लगती है कि उनकी माँ खुद नहीं मरी बल्कि उनका कत्ल हुआ है और मुझे ये पता लगाने का पूरा हक है कि मैं सच की गहराइयों तक जाऊं। लीला की यह बात सुनकर दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लीला की छत से कोई परछाई एंटर करती है और लीला की मौत भी उसी तरह होती है जैसे उसकी माँ की हुई थी। फिर लीला की मौत के बाद उसका जनाजा भी उठ जाता है। तभी एकदम लीला की आंख खुलती है और तब हमें समझ आता है कि लीला की मौत का जो पूरा सीक्वेंस था वो सिर्फ एक ख्वाब था। ये ख्वाब देखने के बाद लीला को अब नींद नहीं आती। वो रात के उसी वक्त रीका के घर जाती है जहाँ उसको जमीन के अंदर दबे हुए कुछ तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों और हैंड राइटिंग को देखने के बाद लीला को पता चलता है कि नूर की बेटी कोई और नहीं बल्कि रीका ही है। ये बात पता चलने के बाद लीला फौरन टैरी के घर भागती है ताकि उसको ये बता सके और बिल्कुल उसी वक्त नूर की डिमोनिक
एक एंटिटी टूटी पर हमला करके उसको भी मार देती है। इतनी देर में जब लीला टेरी के घर पहुंचती है तो वहाँ उसको वो सब औरतें जो मर गई थी नजर आने लगती हैं। अब उन सब औरतों में टूटी भी शामिल थी, जो कि इस बात का सबूत थी कि अब टूटी की भी मौत हो चुकी है। लीला ये देखते हुए टूटी के घर जाती है तो वो बुरी तरह वहाँ मरी पड़ी होती है। लीला उसकी मैयत को गुस्ल देने लगती है, तब उसको टूटी के जिस्म में वही लोहे की तार नजर आती है जो कि उसके जिस्म से होकर मुंह से बाहर निकल रही थी। लीला उस लोहे की तार को टूटी के मुंह से निकालती है, जिस पर वो सारी औरतें जिनकी मौत हो गई थी उसको वहाँ खड़ी नजर आती हैं। वो सब रो रही होती हैं और कुछ न कुछ बोल रही होती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीला उसी लोहे की तार से खुद को जख्मी कर लेती है, लेकिन जब उसको होश आता है तो असल में वो बस जमीन पर गिरी हुई होती है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर दराजात वहाँ पहुँच जाता है और इस दफा वो बॉडी का एग्जामिनेशन करवाना चाहता था, क्योंकि टूटी का कोई फैमिली मेंबर नहीं था, इसलिए इस दफा दराजात को किसी से परमिशन की भी जरूरत नहीं थी। दराजात जब वहाँ गुस्ल देने वाली जगह पर पहुँचता है तो वो देखता है कि लीला जमीन पर बेहोश पड़ी थी और अब वो जमीन से उठ रही थी। उठते ही लीला रीका को ब्लेम करने लगती है कि इन कत्लों की वजह रीका है, इसी ने सब औरतों पर काला जादू किया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। इस पर रीका लीला को कहने लगती है कि ये गुनाह इन लोगों का है क्योंकि इन्होंने मेरी माँ को मारा है, तुम इन सब चीजों में ना पड़ो। रीका ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और अचानक से वहाँ गुस्ल की जगह में जो सभी औरतें मौजूद होती हैं उनको अजीब तरीके से दौरे पड़ने लगते हैं। ये सब चीजें होती देख गांव की औरतों को यकीन हो जाता है कि रीका ही इन सब चीजों की वजह है, तो गांव की सभी औरतें रीका के घर जाती हैं और उसे बहुत ज्यादा मारती हैं और जख्मी कर देती हैं। इस सीन के दौरान हमें रीका की माँ नूर की भी कहानी बताई जाती है। असल में नूर सीती, ईदा और उनकी फ्रेंड ग्रुप की मेंबर थी और नूर एक सिंगल मदर थी जो सिर्फ अपनी बेटी के साथ घर में रहती थी और नूर का अफेयर सीती, ईदा वगैरह के हस्बैंड के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उनके शोहर उन्हें छोड़ गए। गाँव वालों को भी नूर की हरकत बहुत बुरी लगी तो गाँव की सारी औरतों ने नूर को लकड़ी के डंडे से मारा था और उसके साथ साथ नूर के पूरे जिस्म को फेंस वायर से रगड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी आंख, पैर और पेट पूरी तरह से जख्मी हो गया। इस सब में ईदा और उसकी सारी दोस्तें सबसे आगे थी। ये सारा सीन जब रीका छोटी थी तो वो घर के अंदर से अपनी माँ को देख रही होती है जब सारी औरतें उसकी माँ को मार रही होती हैं। फिर उनको गाँव से हमेशा के लिए निकाल दिया गया था और बताया जाता है कि आज से कुछ दिन बाद नूर की मौत हो गई क्योंकि उसके जख्म बहुत गहरे थे, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह सकी। और इस बात से हमें ये पता चला कि इस हादसे से काफी सालों बाद जब नूर की बेटी रीका बड़ी हो गई तो वो उसी गांव आ जाती है। गांव वालों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि रीका नूर की बेटी है और वो काला जादू करके उन सब औरतों को मार रही थी जो उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार थे। इसी दौरान गांव की औरतों को एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पहले उन्होंने नूर को मारा था, अब वैसे ही वो रीका को मार रही होती है। इस सीन के बाद जब लीला ये सब देख रही होती है तो उसको अपनी माँ नजर आती है जो लीला को इशारा करते हुए दिखाई जाती है कि जैसे कह रही हो कि इसको रोको। तो लीला फौरन से रीका के पास जाती है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है, लेकिन गांव की औरतें लगातार नुकीली लकड़ी और डंडों से उसको मार रही होती हैं। और जब आरिफ वहाँ आता है तो अपनी बहन और रीका को बचाने लगता है, लेकिन उसके सर पर एक जोर से रोड लगता है जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के आखिर में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लीला किसी औरत को गुस्ल दे रही होती है तो उसको मैयत की चिन्ह से एक सुई मिलती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कि आप कोई और है जो बदला लेने के लिए आया है, आप क्या कोई बदला लीला से लेगा इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में? और अगर आप जीन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसी तरह से आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।